हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कोशिका के ऊपर चल रहा है और कोशिका के बारे में हमने देख लिया है कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या होता है और कोशिका कितने प्रकार की होती है। हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, दोनों कोशिकाओं का एक डायग्राम बना दिया, उसको भी आपके सामने पेश किया। आशा करता हूँ आपने उसको देखा होगा, अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो कोशिका अभी तक हमने जाना उसके अंदर कितने कोशिकांग होते हैं और उन कोशिकांगों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक होती है कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो जंतुओं में पाई जाती है और जंतुओं का नाम आते ही आपके जहन में दो प्रश्न आते हैं, क्या पेड़ पौधे जीव नहीं हैं? तो बिल्कुल हैं, मनुष्य वो भी जीव है ना। तो जीव जंतुओं में जो आपकी कोशिका पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और पादप और जंतु कोशिका में अंतर होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है और दोनों को हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे और उनमें कौन सा पाया जाता है कौन सा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आइए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है सेल वॉल। ठीक है, तो देखिए ये सेल वॉल है कोशिका के बाहरी जो दीवार होती है उसी को बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, हमने आपको जंतु कोशिका का चित्र बनाया था कुछ इस तरह, आपको याद होगा। इस तरह का, ठीक है, तो इसके बाहर जो ये संरचना होती थी, ये संरचना जो होती थी ये क्या कहलाती है? सेल वॉल। ठीक है, इसके बीच में केंद्रक होता था, इसमें बहुत सारे केंद्रक, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होते थे। ठीक है, तो इस तरह की जो संरचना हमने बनाया था वो क्या है? आपकी सेल वॉल है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बच्चों सिर्फ पौधों में होती है, पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है। जंतुओं में कहें तो ये कोशिका भित्ति नहीं होती है, इतना आपको याद रखना है। इस कोशिका भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कुछ इस तरह का, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से 3 स्तर होते थे, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है, ये लिखा हमने, और दूसरा द्वितीय कोशिका भित्ति और तीसरा तृतीय कोशिका भित्ति। तो बच्चों जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये सबसे बाहरी परत होती है, ये वाली है ना, सबसे बाहरी परत होती है और इसका निर्माण, अगर इसके निर्माण की बात करें तो सेलुलोज, प्रोटीन तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटों से होता है। समझ गए? यानी कि कोशिका की जो पादप कोशिका है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, इसकी जो बाहरी परत होती है वो कहलाती है आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति और इसका निर्माण सेलुलोज, प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से होती है। ठीक है, समझ गए? अगला हम बात करते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति। सॉरी बच्चों, द्वितीय कोशिका भित्ति। द्वितीय कोशिका भित्ति के अगर निर्माण की बात करें तो इसमें आपको सेलुलोज मिलेगा और एक नया नाम आ गया लिग्निन, लिग्निन मिलेगा और पैक्टिन नामक पदार्थ होगा और ये सबसे मोटी परत होती है। यानी कि इसके निर्माण की बात करें तो सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन के मिलने से इसका निर्माण होता है और ये सबसे मोटी परत होती है, इसके बीच में होती है।
है, समझ में आया। अब देखते हैं जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है पादपों में, उसका निर्माण कैसे होता है। तो तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण सूखे हुए जीव द्रव्य से होती है और ये सबसे पतली कोशिका परत या भित्ति होती है। ठीक है, समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब हम अगर बात करें कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल कोशिका वॉल मींस दीवार, यानी कोशिका के चारों तरफ जो भित्ति है, दीवार है, उसका कार्य क्या है। तो बच्चों इसका कार्य कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, ये कोशिका भित्ति का कार्य है। राइट, समझ में आया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है कोशिका कला। कोशिका कला या इसी को हम बोल देते हैं कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। राइट, समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं जो कोशिका झिल्ली है इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण आपका प्रोटीन और लिपिड से होता है, इसीलिए इस कोशिका झिल्ली को फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से होता है। ठीक है, इसीलिए इसको फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं। और ये कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली जंत और पादप दोनों में पाई जाती है। आपको याद रखना है, कोशिका झिल्ली जंत और पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, एक तरह से अर्ध पारिगम्य झिल्ली का कार्य करती है। मीन्स कि ये अधिक सांद्रता वाले पदार्थों को, ठीक है, कम सांद्रता की ओर जाने देती है। मतलब कि जिस तरह से आप एक छन्नी ले लेते हैं और उसमें चाय छानते हैं, चीनी छानते हैं, तो क्या होता है कि ये उस छन्नी से छन जाता है, यानी चाय छन जाती है और बड़ी बड़ी जो चाय पत्ती है वो सब इधर रह जाती है। तो जो छानने का कार्य करता है वो कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। और इससे क्यों अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने देती है। कोशिका झिल्ली जरूर है लेकिन इन पदार्थों को जाने देगी, लेकिन कैसे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने देगी। बट आपको ध्यान रखना है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये पदार्थों को नहीं जाने देती है। ये कोशिका झिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक शब्द और आता है, परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण क्या है, तो बच्चों जब कोशिका झिल्ली अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों को जाने देगी तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। यही कारण है कि तेल नमक में रखा अचार खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं उनके बैक्टीरिया के अंदर, जैसे अचार में नमक मिलाया जाता है और रखा जाता है बाहर, तो वो जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर से जितना जीव द्रव्य है सब बाहर निकल जाता है। जब बैक्टीरिया का जीव द्रव्य बाहर निकल जाएगा तो सूख जाएंगे, जब सूख जाएंगे तो मर जाएंगे। यही कारण है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये क्रिया हो भी लगी, मान लीजिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पदार्थ जाने भी लगे, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया। और ये देखने को मिलती है आरओ वगैरह जो घर में लगे होते हैं, ये इसी कार्य पे, इसी विधि पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो अलग बात है, वहां आपको अलग देखना है। ठीक है, परासरण ऑस्मोसिस समझ में आया, कोशिका झिल्ली का कार्य समझ में आ गया, है ना। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है, कोशिकांग है, वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य
जीवद्रव्य का मतलब समझते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म है क्या, यानी जीवद्रव्य है क्या। तो बच्चों, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य। देखिए हमने आपको बताया कोशिका भित्ति, ठीक है, और इसी के बीच में ये कोशिका झिल्ली होती है, इसके बीच में जितना भी द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कहलाता है। जीवद्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। और इसकी जो खोज की, यानी इसका इसका जो नाम दिया वो किसने दिया, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी खोज तो डुडार्टे करके ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। वो ठीक है, तो वो आप समझ गए होंगे। सॉरी बच्चों, ठीक है, तो सॉरी कुछ दिक्कत आ गई थी। हम बात करें जीवद्रव्य की। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी, तो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका नामकरण किसने किया, नाम किसने दिया, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया। ठीक है, और अगर इसके निर्माण की बात करें कि ये जीवद्रव्य बनता कैसे है, तो बच्चों कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मिलने से इसका निर्माण होता है। आपने अंडा देखा है, अंडा, उसके ऊपर का खोल देखा, वो कैल्शियम का बना होता है और उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। और उस लिक्विड में भी बीच में येलो कलर का अलग होता है, व्हाइट कलर का अलग होता है। तो आप समझ लीजिए, आप जान लीजिए कि वो अंडा एक कंप्लीट सेल है, कंप्लीट कोशिका है और उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, उसी में सारे कोशिकांग तैर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो पीला वाला भाग है वो समझ लीजिए आप क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य की बहुत नाम आता है कोशिका द्रव्य का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कोशिका द्रव्य। इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। बच्चों, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का द्रव्य क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका झिल्ली हमने आपको बताया था, एक कोशिका झिल्ली होगी तो यहाँ पे केंद्रक होता था, इसके बीच का जितना द्रव्य है, इसके बीच का जितना द्रव्य है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो समझ लीजिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक, उसके बीच में जितना द्रव्य होता है, जिसे केंद्रक है, ठीक है, और इसके बीच में जितना भी द्रव्य भरा है वो सब कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं। समझ गए, जैसे आप मान के चलिए, जैसे अंडा है, अंडे का जो बाहरी खोल है यानी कैल्शियम का सफेद वाला, और उसके बीच में जो पीला भाग होता है, उसके पीले भाग और जो अंडे का खोखला है उसके बीच में जो लिक्विड भरा है वही क्या है, वही आपका क्या है, कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका के अंग तैरते रहते हैं, जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, समझ में आ गया जीवद्रव्य। अब देखते हैं इसमें जो पहला कोशिकांग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो हमारा कोशिकांग है, हमने तो उसको ER लिख दिया है, ER। ठीक है, इसका पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्राद्रवी जलिका, हिंदी में टफ नाम है इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सरल है। ठीक है, अब होता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखिए बच्चों, ये जो हमने कोशिका छोटी सी बनाया है, इसके बीच में केंद्रक होता है और इस केंद्रक के आसपास
इस तरह की संरचना, धागे में संरचना आपको दिखाई देती है खूब एक्टिविटी, वही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये कोशिका को क्या करता है, आकार प्रदान करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है, इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्रक को बांध के रखता है। जैसे मान लीजिए कि येलो, अंडे का जो येलो वाला भाग है और उसके आसपास सफेद वाला भाग है, तो वो एक में मिक्स नहीं होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा कुछ जो उसको बांध के रखा है, अलग अलग दोनों हैं। तो उसी तरह से जो केंद्रक है और इसके बीच में जो कोशिका द्रव्य है, इसी के बीच में ये जो केंद्रक है, इसके आसपास चारों तरफ धागे में टेढ़ी मेढ़ी कुछ संरचना पाई जाती है, जिसका हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। और ये क्या है, कोशिका को आकार प्रदान करता है, ठीक है, ढांचा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। अब बच्चों ये भी दो तरह का होता है, रेटिकुलम का RER, इंग्लिश में याद रखिए, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदरी अंतःप्राद्रवी जलिका। कितना कठिन नाम है, इसलिए इंग्लिश में याद रखिए इसको, ठीक है। तो ये क्या है, RER, रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम हमने आपको बताया था कि ये केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिसपे बिंदीनुमा संरचना होती है, वो जिसको हम राइबोसोम कह देते हैं। और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसकी जो सतह है वो खुरदरी होती है, इसीलिए इसको कह दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्राद्रवी जालिका, ठीक है। ये बात फिनिश। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, जिसको लिखा है SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्राद्रवी जालिका। क्यों कहा गया स्मूथ, क्यों कहा गया चिकनी, क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, मतलब कि ये स्फूर्तिदायक पदार्थों का निर्माण करती है, यानी एस्टेरॉइड्स, इसीलिए चिकनी होती है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अगले कोशिकांग की, वो है आपका राइबोसोम। राइबोसोम की खोज ई पैलाटे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो ये क्या करता है, ये अमीनो अम्लों को विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों में निर्माण कर देता है, यानी ये अमीनो अम्ल को, ठीक है, अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में तोड़ देता है, ठीक है, प्रोटीन, इसीलिए इसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कही जाती है। क्यों कही जाती है, क्योंकि ये अमीनो अम्लों को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, अमीनो अम्लों को प्रोटीन में तोड़ देता है, ठीक है, जो हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, जो हमारी शरीर में जो रासायनिक क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए इस राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे जो अगला हमारा पार्ट है नंबर 3, वो है गाल्जी काय। इसको इंग्लिश में गाल्गी बॉडी बोलते हैं। गाल्जी काय ये है क्या, ये अगर इसकी खोज की बात करें तो कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और ये क्या करता है, हमारी कोशिका में बनने वाले विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, जाने देता है, इसीलिए इसको यातायात प्रबंधन बोलते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रांसफर मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, यातायात प्रबंधन। किसको कहा जाता है, गाल्जी काय को, गाल्जी बॉडी को, क्योंकि ये हमारी कोशिका में बनने वाले विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है।
इसीलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। आगे आ जाते हैं, अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को प्रमाण बम या कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और जब इसे मरना होता है वो फट जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी खोज लाइसोसोम की किसने की थी, तो डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगला हमारा आता है लवक। और लवक क्या है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पॉइंट्स है। ठीक है, इसको मिस मत करना, इसको पढ़ना जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।